अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एज़ यू नो कि जीकेपीएससी ने जो लेक्चरर पोस्ट्स का एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकाला हुआ है। तो अगर आप में से कब किसी ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आई है ये ऑलमोस्ट 7 इयर्स के बाद आई है। तो अगर आप लास्ट टाइम देखोगे जो लेक्चरर पोस्ट निकले थे वो निकले थे इन 2016, और अब जब 2024 वी विल से इन 25 में निकले हैं ये, तो ऑलमोस्ट 6 7 to 8 इयर्स के बाद ये जो फॉर्म्स हैं वो निकले हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिएगा। तो जो सिलेबस है, जो प्रीवियस जो जेईपीएससी ने सिलेबस डिज़ाइन किया था, आई एम सेइंग ये जो लास्ट टाइम का सिलेबस था, तो वो सिलेबस मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो आप उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है। हाँ, कि अभी जो न्यू जेकेपीएससी ने जो अभी पोस्ट्स निकाले हैं, इनके लिए अभी स्पेसिफिक कोई अ, जो वी विल से सिलेबस नहीं आया है। थोड़ा-सा अपडेट हो सकता है, बट हाँ, जो टॉपिक्स लास्ट वाले लास्ट वाले सिलेबस में हैं, वो वैसे ही रहने वाले हैं। तो आप अभी वेट ना कीजिएगा, आप सिलेबस का वेट नहीं कीजिएगा। आप नेट गेट का जितना भी सिलेबस है, सेट का जितना भी सिलेबस है, आप उसको पहले स्टार्ट कीजिए। क्योंकि वरना आप बाद में फिर ये बहुत कम टाइम रखते हैं एग्ज़ाम और एप्लीकेशन या सिलेबस के बाद। जैसे ही सिलेबस निकालते हैं फिर बहुत कम टाइम रहता है। तो आप जितना भी आपसे होगा, आप बहुत जल्द ही अपना जो स्टार्ट है वो कीजिएगा। तो इसी के सिलसिले में मैंने यहाँ पे आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी स्ट्रैटेजी और जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी इस जेकेपीएससी प्लस टू लेक्चरर में आने की। तो आज जो चैप्टर हमने उठाया है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो इसके कुछ जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है वो आज हम इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बाकी जो एडवांस लेवल का जो केमिकल काइनेटिक्स है वो हम कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन रहने वाला है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं खाली जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होंगे तो उनको हम डिस्कस करेंगे, और उनके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, तो हम यहाँ पे फार्मूलाज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना भी हो सकता है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको लास्ट पे होमवर्क भी दिया करूँगा, और आपको उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बनी रहे, आपकी कंसिस्टेंसी जो रहने वाली होगी वो बनी रहे। तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी पहले हम अगर देखेंगे कि कैसे ये जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल 21 के अकॉर्डिंग होने वाला है। 2021 के अकॉर्डिंग ये जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो कैसे होगा, तो जो आपका रिटन टेस्ट होगा, जो आपका रिटन होगा वो आपको यहाँ पे 78 पॉइंट्स का होगा। तो रिटन आपका यहाँ पे मेन रोल प्ले करेगा। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स रिटन एग्ज़ाम में लाने होंगे। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू इंटरव्यू में आपको 12 मार्क्स होंगे। अब ये जो 12 मार्क्स हैं ये डिवाइड है 2 सेक्शंस में। तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे जो डेमो है, लेक्चर डेमो आपको देना होगा, तो उसके है आपके यहाँ पे 5 मार्क्स, और जो आपका वाइवा होगा उसके आपके हैं 7 मार्क्स। तो ये जो 12 मार्क्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक जो स्टूडेंट है वो 78 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। और इंटरव्यू के ये जो 12 मार्क्स हैं इसमें से ऑलमोस्ट आपको 8 to 10 मार्क्स आने ही चाहिए। तो यहाँ पे आपका रिटर्न, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और आपको यहाँ पे एक्सेल हो जाना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आपके 12 मार्क्स होंगे,
उसमें डेमो होगा और आपका वाइवा होगा। डेमो में आपके 5 मार्क्स होंगे और वाइवा में आपके 7 मार्क्स होंगे। इसी तरह फिर है जो अदर्स होंगे, अदर में आपके होंगे 10 मार्क्स, क्योंकि ये 90 मार्क्स आते हैं और 10 मार्क्स आपके अदर्स में। अब अदर्स में क्या आता है, अगर आप एमफिल हो, अगर आप एमफिल हो तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स बोनस मिल जाएगा। अगर आप पीएचडी हो, अगर आप पीएचडी हो तो आपको यहाँ पे 6 पॉइंट्स बोनस मिलेगा। और अगर आपके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है, नॉट ए नॉट बी बट खाली सी सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 1 पॉइंट्स मिलेगा। तो ये पूरा 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे ये जो रूल है, ये जो आपका मार्क्स रहेगा वो लास्ट पे 100 मार्क्स का होगा। तो फिर से मैं यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट 78 मार्क्स का, आपका इंटरव्यू 12 मार्क्स का। जो ये इंटरव्यू होगा ये डिवाइड है 2 पार्ट्स में, आपका डेमो 5 मार्क्स का, आपका वाइवा यहाँ पे 7 मार्क्स का होगा। उसके बाद अदर्स में, अदर्स आपका टोटल 10 मार्क्स का होगा। अगर आपके पास एमफिल है तो 3 मार्क्स उसके आपके मिलेंगे। अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपके पास दोनों हैं तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये बोनस मिलने वाला है, जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनको यहाँ पे ये बोनस मिलने वाला है। और अब जिसके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है, बी नहीं, ए नहीं बी नहीं बट सी सर्टिफिकेट है, तो उनको यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास बनता है ये 100 मार्क्स। तो अब हमारा क्या आज का टारगेट, क्या इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, वो हम यहाँ पे मैं उसका एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको। तो इस वाले लेक्चर में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस हम यहाँ पे सीखेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस को भी हम ट्राई करेंगे। उसके बाद रेट लॉ को हम डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। रेट कांस्टेंट एंड इट्स फीचर्स, ये हम डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में। इंटीग्रेटेड रेट लॉ और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा आज का ये जो लेक्चर है, इसमें हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एयर रिएक्टेंट है और हमें ये प्रोडक्ट देता है और हमें यहाँ पे पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मैं यहाँ पे इन डिटेल नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इक्वल है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अपॉन स्टैचोमेट्री ऑफ ए या स्टैचोमेट्री। इसी तरह यह है रेट ऑफ अपीयरेंस। अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करेंगे, वो है यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी अपॉन स्टैचोमेट्री, या ये भी रेट ऑफ अपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। तो अगर आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी होगी, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, तो इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगी माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। तो ये यहाँ पे ये जो फार्मूला है, तो इससे हमने यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो निकाली है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ये इसलिए है क्योंकि जो ए है वो डिक्रीज हो रहा है, एंड यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये जो पी है वो इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन ले लूँ, एक जनरल रिएक्शन, इफ दिस इज माई ए ऑफ ए एंड बी ऑफ बी, इट गिव्स मी, एक जनरल रिएक्शन ले लिए मैंने, एंड जी ऑफ डी। तो अगर आपको इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है या रेट ऑफ वी विल से आपको इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अगर आप यहाँ पे लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए वो इक्वल टू है माइनस डी ए अपॉन डी टी। इसी तरह रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी वो इक्वल टू है माइनस डी बी अपॉन डी टी। अभी खाली मैं एक को ही यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ। इसी तरह अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस आ जाएगा, यह बनेगा डी सी अपॉन डी टी, एंड ये बनेगा यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ
डी, ये बनेगा डी ऑफ डी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए इसके बराबर है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसके बराबर है। तो अगर आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अपॉन स्टैचोमेट्री। तो यहाँ पे क्योंकि ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा इसको, तो मैं यहाँ पे पहले कलर चेंज कर लूँगा ताकि आपको यहाँ पे क्लियर दिखे। तो यहाँ पे ये इक्वल टू होगा, ये बनेगा किसके बराबर है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, दिस इज माई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो मैं यहाँ पे माइनस डी ए अपॉन डी टी लिख लूँगा, और यहाँ पे होल डिवाइड बाय स्टैचोमेट्री। तो यहाँ पे स्टैचोमेट्री इस ए की क्या है, वो है स्मॉल ए। तो आई विल राइट हियर इट इज स्मॉल ए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो बनेगा -1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी। तो यहाँ पे ये जो है ये है रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए ऑफ ए, उसको डिवाइड करना है किससे, स्टैचोमेट्री से, तो आके आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। इसी तरह रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, पी आप यहाँ से सी लिखेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा सी वाले को। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन, इट विल बी इक्वल टू, ये बनेगा पहले सी वाले को लिखूंगे, तो ये है प्लस में, ये बनेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, इट विल बी डी सी अपॉन डी टी अपॉन होल डिवाइड बाई। तो इसका यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका स्टैचोमेट्री यहाँ पे सी है, इस सी को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये आएगी। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। तो अगर अब हम इस पे एक पहले एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिएक्शन है, इट इज 2a प्लस बी, इट गिव्स मी 3p, इट गिव्स मी 3p। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो है माइनस डी ए अपॉन डी टी है, वो इक्वल टू है 5 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है 2a प्लस बी गिव्स 3p। तो जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है माइनस डी ए अपॉन डी टी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, वो है 5 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो क्वेश्चन क्या है, तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी यहाँ पे निकालना है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो चूंकि हमें यहाँ पे पता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन, अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इसके देखेंगे, वो यहाँ पे इक्वल टू होगा -1 अपॉन 2 डी ए। अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन इसका लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर दूंगा अब। तो डी ए अपॉन डी टी, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3 डी पी अपॉन डी टी। क्योंकि हमें यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो वो हमें डी पी अपॉन डी टी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखो, ये वाला पोर्शन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये बनेगा 1 अपॉन 2, माइनस की यहाँ पे कोई नीड है, ये खाली यहाँ पे इंडिकेशन के लिए है कि ये यहाँ पे डिसअपीयर हो रहा है। 1 अपॉन 2, तो रेट ऑफ अपीयरेंस यहाँ पे है 5 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 3 डी पी अपॉन डी टी। तो ये जो हमें यहाँ पे डी पी अपॉन डी पी अपॉन डी टी निकालना है, तो ये जो 3 है ये इसको यहाँ पे इंटू हो जाएगा। तो जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा 5 इंटू 3 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15, ये 15 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 7.5 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आएगा 7.5 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसी तरह ये आपका ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, ये है गेट का क्वेश्चन।
ये है गेट का क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे खाली वही क्वेश्चन ले लिए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उन्हीं के रिलेटेड आपको यहाँ पे एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें देखने को मिलेंगे। तो एक और क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये है CSIR का क्वेश्चन, ये CSIR का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है 2A plus B gives me 3Z। तो if rate of disappearance of A, if rate of disappearance of A, तो मैं यहाँ पे माइनस DA अपॉन DT इट इज गिवन, ये है हमारे पास 2 into 10 raised power -4 मोल इनवर्स लीटर इनवर्स मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आपको यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z बोलना है। तो अगर हम फार्मूला की बात करें तो हम आपको यहाँ पे dZ अपॉन dt बताना है। तो इसका जो आंसर है वो, इसका ये आपको क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि इसी के सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है वो इसी के जैसा था। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप खुद निकालिएगा और जो आपको आंसर आ जाएगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आपको वो टाइप कर लेना है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिला, इसको आप खुद ही ट्राई करना और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर लेना। तो ये जो क्वेश्चन है ये है गेट का क्वेश्चन, ये है गेट का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आया था, इफ 2x3 इट गिव्स मी x2, इट गिव्स मी x2 इफ इट्स 3। तो यहाँ पे 3x2 ये एक गेट का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 बताना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है x2 मतलब तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट में यहाँ पे बता दूँ, तो कलर में चेंज करता हूँ। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें यहाँ पे dx2 अपॉन dt यहाँ पे हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें पता है जो इसका सोल्यूशन है वो हमें ये पता है कि -1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x3 अपॉन dt विल बी इक्वल टू 1/3 d of x2 is d of x2 अपॉन dt, क्योंकि हमें खाली यही निकालना है। तो ये 3 यहाँ जाएगा, ये बनेगा -3/2 dx3 अपॉन dt इक्वल टू dx2 अपॉन dt। तो ये आपको यहाँ पे इसका आंसर मिला, इट इज -3/2 dx3 अपॉन dt। तो ये गेट का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, बस खाली आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आपको जितना भी आपसे होगा प्रैक्टिस कीजिए, वरना आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरी टाइप का क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि आपको वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दी होगी और आपको वहाँ से उसका जो रिएक्शन है वो आपको फाइंड करना होगा। फॉर एग्जांपल उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करेंगे। तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है, तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है, तो इससे आपको रिएक्शन निकालना है या रिएक्शन आपको यहाँ पे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हम यहाँ पे एक डिस्कस करेंगे, ये भी आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, किसी साइट एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था। फॉर एग्जांपल इट इज 2 of minus dA upon dt equal to 3 minus dB upon dt equal to 5. It is minus b, it is dc upon dt and equal to 2 upon 3 dp अपॉन dt। और दूसरा ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ था, बट वहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस, उसमें उन्होंने एक थोड़ी सी चालाकी की थी कि यहाँ पे माइनस के पहले दे दिए गए थे, उसने यहाँ पे माइनस के 2 पहले दिए थे और जो लास्ट वाला था उसको भी उसने माइनस किया था, जिसकी वजह से
इस सिंपल से क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे इसको गलत किया था। तो आप इस वीडियो को ये वीडियो क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद हम इसको खुद से ट्राई कर लेंगे। तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये दे दी गई है और हमें यहाँ पे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म निकालना है। क्योंकि जो पहला यहाँ पे हमने देखा कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बराबर होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दैट स्पीशीज अपॉन उसकी क्या स्टैचोमेट्री है वो डिवाइड में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा, तो उसकी अगर ये स्टैचोमेट्री सी है, हमने यहाँ पे इस सी का देखा था, तो वो उसके डिवाइड में आएगा। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे ये 1/c आ जाएगा। बट यहाँ पे इसने अगर यहाँ पे 1/2 होगा, अगर ये 1/2 होता तो हमें यहाँ पे एक आसानी हो जाती इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में। बट यहाँ पे इसने 2 दिया, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है तो इसका जो आंसर है मैं सीधा आंसर डिस्कस करूँगा जब, क्योंकि मैं डिटेल में मैं अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे देख लेगा कि हमने इसको किस तरह से किया है। तो बट इसने थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊँगा, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन अगर हम ए का देखेंगे, ए का होना चाहिए, ये जो ए का हमने अभी तक जो पढ़ा, हमारा जो कंसेप्ट जो है वो है हमारे पास, वो होगा 1/स्टैचोमेट्री स्टैचोमेट्री डी ए अपॉन डी टी, ये हमने पढ़ा। क्योंकि अब यहाँ पे ये डिवाइड में नहीं है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो और उसके बाद हमारी ये जो रिएक्शन है वो आ जाएगी। तो इसको मैं कर लूँगा, ये आएगा हमारे पास माइनस 1/2 ऑफ ए, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, मुझे इसे रिएक्शन निकालना है। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन नहीं दिखाना है, मुझे रिएक्शन दिखाना है, ये बनेगा 1/a प्लस यहाँ पे क्योंकि 3 ये माइनस बी है तो इसको भी उल्टा हो जाएगा, ये अब आएगा 1/3 बी। इट गिव्स मी, यहाँ पे देखो इसका भी उल्टा हो जाएगा, ये आएगा 1/5 ऑफ सी एंड प्लस इट गिव्स मी, देखो ये 2/3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये आएगा 3/2, ये आएगा 3/2 ऑफ पी। बट वहाँ पे जब ये रिएक्शन गेट में आई थी तो उन्होंने इसको नेगेटिव दे दिया था, तो उस वजह से ये सेट का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आया था, मतलब सेट का जो आंसर है वो सिंपल ये आंसर आना था। बट जब गेट वालों ने इसको दिया था उसने यहाँ पे इसको माइनस किया, तो इस वजह से ये जो पी का था ये भी रिएक्टेंट साइड ही आता और यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट की साइड खाली सी ही बचता। तो किसी ने मत इसको इनकाउंटर किया होगा, तो ऐसा क्वेश्चन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है हमारे इस JKPSC एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये गेट सेट और नेट को ही टारगेट करेंगे और उसी के रिलेटेड जो पेपर है वो यहाँ पे डिज़ाइन हो जाएगा। तो आगे चलते हैं हम। तो हमें ये पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, जो अगर हम जनरल बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हैं। तो हम ये भी बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हम जनरली इसका मतलब समझेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ये है कि कितने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी। तो हम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी, बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी कितनी टेंडेंसी है वो बॉन्ड ब्रेकिंग के। तो हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं जब बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी है तो ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो हम यहाँ पे पहला कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट ये है, अगर हम कंसंट्रेशन को देख लेंगे तो कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, इसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ये हमारे पास कंसंट्रेशन होती है। तो कंसंट्रेशन बढ़ने से, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होती है। दूसरा मेन कंसेप्ट ये है हमारे पास। और तीसरा जो कंसेप्ट है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर का। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो इफ प्रेशर इंक्रीजेस, अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हमें पता है जो कोलिजन्स हैं तो कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे। देखो हमने यहाँ पे बोला कि नंबर ऑफ कोलिजन्स डायरेक्ट या रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है नंबर ऑफ कोलिजन्स, जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन होंगी। तो जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा
तो प्रेशर इंक्रीज होगा, कोलिजन्स इंक्रीज होंगे। जब कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो हमारी ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अगर हम रेट लॉ की बात करें, क्योंकि मैं यहाँ पे इन डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, खाली इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज हैं उनको ही टारगेट कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो टाइम है वो बचे और जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो सीधा आपके फार्मूला से ही आते हैं। और क्योंकि आपने मास्टर्स बीएससी किसी ने नेट सेट भी किया होगा, तो उसको थ्योरी पढ़ाना एक इस टाइम पे एक अच्छा काम नहीं है, तो उसका ये सीधा सा मतलब हुआ। तो हम उनका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद का टाइम ज़ाया नहीं करना है, खाली जो मेन टॉपिक्स है उनको ही फोकस करना है। तो अगर हम बात करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन की, तो रेट लॉ तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन को। तो अगर हम बात करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन की, रेट लॉ एक्सप्रेशन की, तो ये है हमारे पास, तो इसी को हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसको यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, इसी को हम फिर रेट कांस्टेंट बोलेंगे। तो ये हमारे पास इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेंगे, हम कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ जनरल एग्जाम्पल इफ ए ऑफ ए, बहुत ज़्यादा मशहूर ये एग्जाम्पल है, हर जगह यही यूज़ करते हैं। तो बी ऑफ बी, तो इट गिव्स मी पी। तो अगर आप इसकी रेट ला एक्सप्रेशन जो इसकी जो रेट निकालोगे, तो हम यहाँ पे इसकी जो रेट है वो बराबर होगी रेट, तो रेट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन की अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सप्रेशन। तो अगर इसकी रेट हम निकालेंगे वो बराबर होगी फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, concentration of A and concentration of B, concentration of B। जो अब यहाँ पे concentration of B, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये होगा रेज पावर ऑफ x एंड रेज पावर ऑफ y। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये x एंड y क्या है, तो आपने यहाँ पे स्टैचोमेट्री को क्यों नहीं लिखा, आपने यहाँ पे x एंड y को क्यों लिखा। देखो ये x क्या है, x है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a। तो x यहाँ पे क्या है, ये है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a। एंड जो y है ये है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b। तो अगर हम इस x प्लस y को करेंगे, ये हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है, ये जो x एंड y है, ये जो x है ये इक्वल टू और नॉट इक्वल, मे और मे नॉट इक्वल टू ए, मे और मे नॉट इक्वल टू ए। तो मैं यहाँ पे x मे और मे नॉट इक्वल टू ए, क्योंकि ये स्टैचोमेट्री है ए का। जो y है ये भी इसको मे और मे नॉट इक्वल टू बी, ये ए या ए के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमें यहाँ पे ऑर्डर देता है एक रिएक्शन का। तो जब भी हम इनको इन एक्स और वाई को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो मिल जाएगा। तो ये x है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a एंड y है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर क्या है, क्या इस ऑर्डर से हमें क्या पता चलता है। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर, तो इस ऑर्डर का क्या सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई दो रिएक्शन है, दिस इज ए गिव्स मी पी एंड और मेरे पास रिएक्शन है दिस ए, ये भी मुझे पी दे रहा है। इसकी रेट मैं यहाँ पे आर लिख रहा हूँ, इसकी जो रेट है वो इक्वल टू है के ए रेज पावर 2 एंड इसकी जो रेट है वो है के ए रेज पावर 1। इसका ये भी रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है। यहाँ पे इसका ऑर्डर हम यहाँ पे बोलेंगे ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर हम ए को डबल करेंगे, ए को डबल करेंगे, यहाँ पे भी ए को जो है वो हम डबल करेंगे।
तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑर्डर का इस रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो फॉर एग्जांपल तो ये हमारे पास है ऑर्डर, तो मैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा R इक्वल टू के। तो अगर आप इसको ट्वाइस ए करेंगे ये आएगा ट्वाइस ए रेज पावर 2, तो इसकी जो रिएक्शन आ जाएगी वो आएगी 2 एंड 2 2 का स्क्वायर वो 4 आएगा, 4 के ए आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो रेट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, इसकी जो रेट है। तो एक को अगर हम एक को डबल करेंगे इसकी जो रिएक्शन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी। ये है ऑर्डर या ऑर्डर का या सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर का। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसको भी डबल करेंगे तो इसका जो रेट है वो आएगा के, ये ट्वाइस ए रेज पावर 1 आएगा, ये आएगा आर इक्वल टू 2 के ए रेज पावर 1। तो यहाँ पे इसका डबल करने से इसका जो रेट है वो खाली 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, बट इसका जो रेट है वो 2 टाइम्स इंक्रीज करने से 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज करने से हमारी जो रिएक्शन है वो कितनी फास्ट हो रही है। तो यहाँ से आपको ये पता चला। तो एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो है तो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, अगर हम 11 तो 12 की बात करेंगे या नीट JEE की बात करेंगे तो आपको के का जो के की जो यूनिट है इसको देख के आपको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर निकालना होता है। हो सकता है आप गेट नेट में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आप खाली उसके के वैल्यू से या के यूनिट से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप के को देखोगे तो क्योंकि अभी हमने जो रेट का एक्सप्रेशन है वो हमने देखा कि जो रेट है वो इक्वल टू है के इंटू कंसंट्रेशन। तो आप यहाँ पे के को निकालेंगे तो के यहाँ पे इक्वल टू है रेट अपॉन कंसंट्रेशन, रेट अपॉन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम हम लिखते हैं। रेट सीधी सीधी रेट को कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, तो इसको अगर हम के लिखेंगे ये है ये आएगा कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स concentration per unit time, and this is concentration raised to power, if this is n this will be n। तो जब आप इसको ये सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे k इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 माइनस n एंड टाइम इनवर्स। तो ये एक जनरल फार्मूला आएगी के यूनिट्स की क्योंकि इस के को हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये आ जाएगा 1 अपॉन n, 1 माइनस n एंड दिस इज टाइम इनवर्स। तो टाइम को हम सेकंड इनवर्स लिखते हैं। तो इसको फर्दर करने के लिए इट इज के मोल 1 माइनस n एल n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे ये आपको एक nth ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट है या रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे। तो ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन अगर आपको निकालना है वो किसके बराबर है होता है, वो होगा पावर ऑफ एल, पावर ऑफ एल माइनस पावर ऑफ टाइम। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो इसी से ऑलमोस्ट जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेंगे, बाकी एग्जांपल्स आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो एक एग्जांपल हम ले लेंगे, तो फॉर एग्जांपल ये है के, इसका जो वैल्यू दिया गया है, कुछ नंबर है यहाँ पे और उसका जो वैल्यू दिया है वो है मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। तो हमें इसका ऑर्डर निकालना है क्योंकि पावर ऑफ एल इट्स -1 माइनस इस फार्मूला का माइनस इंटू -1, ये आ जाएगा -1 माइनस एन माइनस इट विल बी +1 इक्वल टू दिस विल 1 माइनस 1 इट विल बी 0। तो दिस इज माय जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दिस इज माय जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह आप बाकी रिएक्शंस को भी ट्राई करोगे और बाकी जो आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो खाली आपको यहाँ पे आपको ये जो फार्मूला है इसको ध्यान में रखना है, ऑर्डर पावर ऑफ एल माइनस पावर ऑफ टाइम। तो इससे आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगा।
तो इसी तरह अगर आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करोगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी अच्छे से करेंगे, बट एक जनरल फार्मूला को हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ए नॉट, फॉर एग्जांपल हमारी रिएक्शन है ए से ये जा रही है पी की तरफ, तो यहाँ पे एट टाइम टी वो आपको पता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सीधा बताऊंगा कि ए नॉट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ए से, क्योंकि ये पहले एट टाइम t इक्वल टू जीरो इट्स कंसंट्रेशन वाज ए नॉट, बट आफ्टर टाइम t जो इसकी कंसंट्रेशन है इट वाज डिक्रीजेस टू ए। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये है जो कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट है वो ज़्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ ए से। तो अगर हम यहाँ पे रेट लॉ लिखेंगे तो इट विल बी ए नॉट इक्वल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस के टी। देखो यहाँ पे क्योंकि ये जो के है ए है ये कम है, अब हमें इस ए को कुछ ऐड करना है, इस ए को कुछ ऐड करना है ताकि ये ए नॉट के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे के टी ऐड करते हैं। सिंपल फार्मूला, मैं कोई डेरिवेशन यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, खाली डायरेक्ट फार्मूला को ही बता रहा हूँ और ऐसे बता रहा हूँ कि आपको ये फार्मूला आगे भूल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ए नॉट है, इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए। तो ए नॉट किसके बराबर होगा, तो ए के बराबर होगा और कुछ हमें इस ए को ऐड करना पड़ेगा ताकि ये ए नॉट के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जब इसको के टी को ऐड करते हैं तो ये हमें यहाँ पे ए नॉट के बराबर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इसी तरह अगर हम फर्स्ट लॉ के लिए रखेंगे, कुछ नहीं करना है, यही सेम रिएक्शन है, खाली इनके सामने लॉन लगाना है। लॉन ऑफ ए नॉट इक्वल टू लॉन ऑफ ए प्लस लॉन ऑफ के टी। तो ये है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे में फार्मूला आपको समझा रहा हूँ, आपको ये फार्मूला आगे भूल नहीं जाएगी, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर की, यह है फर्स्ट ऑर्डर की। जो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन वो कैसे होगी, देखो यहाँ पे ए नॉट ज़्यादा था ए नॉट से, ए से, तो अगर हम वन अपॉन ए नॉट करेंगे, अब वन अपॉन ए नॉट करेंगे और वन अपॉन ए करेंगे, क्योंकि ए नॉट ज़्यादा था, तो जब हम वन को डिवाइड करेंगे ज़्यादा वैल्यू से, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 था यहाँ पे और ये 3 था यहाँ पे, अगर ए नॉट 4 था और ए 3 था, तो यहाँ पे 4 ज़्यादा था किससे, इससे। अब अगर हम 1/4 करेंगे एंड 1/3 करेंगे, अब 1/3 ज़्यादा होगा, अब 1/3 यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो अब इस वाले रिएक्शन को किस तरह से हम करेंगे, तो ये यहाँ पे कंसेप्ट है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा। तो इसको आप यहाँ पे अगर हम अब हमें 1/a यहाँ पे लेना है क्योंकि यही ज़्यादा आ रहा है, इक्वल टू 1/a0 और इस 1/a0 को हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि वो इस 1/a के बराबर आ जाएगा। तो ये है आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट लॉ, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये इसका यहाँ पे पावर 1, इसका पावर 1, तो इसका पावर 1, तो ये है आपको यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की फार्मूला। तो आगे जाके अगर हमें सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, जो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन लिखनी है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की जो वो होगा वो आएगा 1/a, तो इसका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा 2, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्योंकि वहाँ पे 1 है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 इक्वल टू 1/a0, तो ऑर्डर 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर 2 प्लस 2 के टी। तो ये है आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास। तो अगर हम इन जनरल देखेंगे, जनरल में देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आएगा 1/a, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर है तो यहाँ पे हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आएगा n-1 इक्वल टू 1/a0, it's a0, 1/a0 n-1 प्लस n-1 kt। ये है एक जनरल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को करके आप यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन है, तो एक सिंपल सी फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, और आपको अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आई होप कि आपको कोई भी यहाँ पे जो रिएक्शन है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन है उसको आप यहाँ पे भूल नहीं जाओगे। अब मैंने आपको पहले ही एक क्वेश्चन होमवर्क दिया, एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जिसको आप प्रैक्टिस करना है और उसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, मेरे पास एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन है ये एक रिएक्शन है मेरे पास 1/2 ऑफ ए गिव्स मी एंड 2b, ये मुझे देता है 3p। तो आपको यहाँ पे बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। तो ऑप्शन 1 है आपके पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी पहला। बी है आपके पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू 1/6 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी। सी है आपके पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू rate of appearance of B, sorry, rate of disappearance of B, rate of disappearance of B, this is P, this is B, and जो D है आपके पास rate of disappearance of B, rate of disappearance of B equal to rate of appearance of P, rate of appearance of P। तो ये आपको क्वेश्चन है होमवर्क, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा और इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, टाइप कीजिएगा। तो थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक इस लेक्चर को देखा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि उनको भी इस जो लेक्चर सीरीज़ मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है इसका बेनिफिट उनको भी पहुँचे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।